नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों के साथ मैं अनीता भारद्वाज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वन मंत्री संजय शर्मा ने जिला अस्पताल में करीब 2 लाख रुपए मूल्य की अत्याधुनिक एक्सरे मशीन का किया लोकार्पण। स्वास्थ्य सेवाओं में आएगा सुधार। केंद्रीय पर्यावरण भूपेंद्र यादव ने मिनी सचिवालय अलवर में जल परियोजनाओं की ली समीक्षा बैठक। पेयजल, नहरी और शहरी जलापूर्ति योजनाओं की प्रगति पर विस्तार से की चर्चा। अलवर के सबसे बड़े शिशु अस्पताल के विकास पर 8 करोड़ रुपए खर्च होंगे। केंद्रीय मंत्री व अलवर सांसद भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में हुई मीटिंग, जिसमें 8 करोड़ रुपए की राशि की मंजूर। आबकारी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली शराब बनाने की गोरखधंधे का किया खुलासा। 2 आरोपियों को मौके पर किया गिरफ्तार। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। और अब समाचारों को जानते हैं विस्तार से। अलवर जिले के बड़ौदामेव थाना अंतर्गत रघुनाथ बास गांव में दर्दनाक हादसे में प्राइवेट बस चालक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 40 वर्षीय अशोक शर्मा पुत्र गिरिराज प्रसाद, जो पेशे से बस चालक था, पिछले 1.5 महीने से काम पर नहीं जा रहा था और लगातार शराब का सेवन कर रहा था। रविवार देर रात उसने नशे की हालत में खेतों में छिड़कने वाली कीटनाशक दवा एल्ड्रिन को शराब समझकर पी लिया। कुछ ही देर में उसकी तबीयत बिगड़ गई और वह अचेत होकर गिर पड़ा। परिजनों ने उसे गंभीर हालत में अलवर के सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान सोमवार सुबह उसकी मौत हो गई। मृतक अशोक शर्मा अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था। उसके पीछे पत्नी और 2 छोटे बच्चे हैं, जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। इस घटना से गाँव में शोक की लहर है। अशोक कुमार शर्मा नाम है इनका और रघुनाथ बास के रहने वाले हैं, ग्राम पंचायत गंडूरा। और इन्होंने पीछे से जैसे ज़्यादा शराब पीते थे, पीछे से घर वाले सारे जंगल चले गए। पीछे से ज़्यादा पीने के कारण इन्हें एलडी की शीशी दारू के कौवे समझ के पी लिया। इसको भर्ती कराया अलवर ला के। 2 दिन भर्ती रखा। सुबह हाँ, और आज सुबह एक्सपायर हो गई। क्या काम करते थे? ड्राइवर थे। तो अभी कितने दिन से फ्री थे? ये करीबन 1-1.5 महीने से फ्री थे। बच्चे वगैरह कितने? 2 बच्चे हैं इनके, एक लड़का है, एक लड़की है। शादी हो गई? शादी नहीं हुई। कमाने वाला यही था। भाई कितने? भाई 3 हैं, जिनमें से एक मर गया, 2 बाकी। आपका क्या नाम है? राजेंद्र कुमार शर्मा। आपके लड़के? छोटा भाई। बढ़ते हैं अगली खबर पर। अलवर बेहतर भविष्य और सद्भावनार्थ संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित विश्व शांति और विज्ञान दिवस के अवसर पर सोमवार को जिला अस्पताल परिसर में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वन मंत्री संजय शर्मा ने जिला अस्पताल के दंत विभाग में स्थापित लगभग 2 लाख रुपए मूल्य की अत्याधुनिक एक्सरे मशीन का उद्घाटन किया। कार्यक्रम का आयोजन प्रज्ञाजन अभियान, अखिल विश्व गायत्री परिवार, उत्कृष्टार्थ जागृत सदजन अभियान, उजास तथा ग्राम रावण देवरा समग्र विकास समिति अलवर के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। उद्घाटन समारोह में उपस्थित भामाशाह ने बताया कि यह एक्सरे मशीन जिला अस्पताल के दंत विभाग की कार्य क्षमता को बढ़ाएगी और मरीजों को अब दांतों से जुड़ी जांच के लिए निजी क्लिनिकों का रुख नहीं करना पड़ेगा। वन मंत्री संजय शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि स्वास्थ्य और विज्ञान का समन्वय ही समाज के सतत विकास का आधार है। जब समाज सेवा और विज्ञान एक साथ आते हैं तो देश के हर नागरिक को बेहतर सुविधा मिलती है। उन्होंने भामाशाह और गायत्री परिवार के सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार के सहयोग से सरकारी अस्पतालों की सेवाएं और सशक्त बनेगी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में चिकित्सक, सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। विश्व शांति व विज्ञान दिवस पर आज डॉक्टर MPS चंद्रावत जी, जो राजर्षि कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उन्होंने एक डेंटल एक्सरे मशीन
डोनेट की है, जो कि मरीजों के लिए बहुत उपयोगी है। उसमें विदिन सेकंड्स में विजुअल देखकर और मरीज का इलाज कर सकते हैं। दूसरा, आज माननीय मंत्री जी द्वारा ये उद्घाटन किया गया और इस उपलक्ष्य में मंत्री जी द्वारा पौधारोपण भी किया गया चिकित्सालय परिसर में। और उसके बाद जो है वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर वंदे मातरम गीत गाया गया और सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और सहयोग दिया। और जो दानदाता हमारे गुरुजी भी रहे हैं चंद्रावत साहब, इनको मशीन डोनेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया जाता है। और इससे पहले भी इन्होंने आईसीयू के लिए एबीजी मशीन डोनेट की थी। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। भरतपुर जिले के सीकरी थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थानीय गांव झंझार में नाली में कचरा डालने को लेकर दो पक्षों में कहासुनी के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि एक युवक पर पड़ोसियों ने जानलेवा हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार झंझार निवासी मंजीत सैनी अपने घर पर नए मकान की तराई कर रहा था। इसी दौरान कचरा नाली में चला गया, जिस पर पड़ोसियों ने ऐतराज जताया। थोड़ी देर में दोनों पक्षों में कहासुनी बढ़ने पर करीब 1 दर्जन से अधिक लोगों ने मंजीत पर लाठी डंडों और लोहे की रॉड से हमला कर दिया। हमले में मंजीत गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को पहले सीकरी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए अलवर रेफर कर दिया गया। हमले में शामिल आरोपियों में पूरन, लालाराम, हितेश सहित अन्य लोग के नाम सामने आए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्या नाम है इसका? मंजीत। क्या हुआ था? झगड़ा हुआ था भैया, किस बात को लेकर? ये मकान बना रहे हैं तो मटेरियल पड़ा है, तो अब मटेरियल दगड़ा में पड़ा, यूँ तो खैर जैसे डालक रहे हैं ना तभी हटा देख रहे हो, लेकिन भैया फिर भी देखो थोड़ा बहुत तो पड़ा रह ही जाए। अब इन यह कह रहा कि अभी हटाओ, काम चल रहा, मिस्त्री लगे पड़े, ये बिना हमारा काम बंद पड़ो, काम चल रहा है हमारा, इस बात पे झगड़ा करा। कौन कौन लोग थे? हितेश, महेंद्र, पूरन, और पूरन का छोरा का नाम ये क्या बोले यादराम। कितने लोग थे? रामी का नाम राम खिलारी और रामवती, नैनी, फूल सिंह। कितने लोग थे ये? भैया भी गिनना मार। पड़ोसी थे? पड़ोस हमारे सामने वाले ही। अच्छा, हाँ, तो फिर ये क्या फिर यहाँ अस्पताल लेके गए पहले? हाँ जी। फिर यहाँ से अलवर रेफर कराया? उन्होंने रेफर किया है। कहाँ के रहने वाले हैं? झंझार सीकरी। सीकरी। ठीक। अलवर की आबकारी पुलिस ने रविवार शाम बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली शराब बनाने के गोरखधंधे का खुलासा किया है। पुलिस ने भिवाड़ी से अलवर की ओर आ रही एक स्विफ्ट डिजायर कार को रोककर उसमें सवार 2 आरोपी राहुल और अवनेश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से लगभग 50 लीटर स्प्रिट और करीब 3200 सील बंद ढक्कन, रॉयल स्टैग व मैकडॉवेल्स बरामद किए हैं। आबकारी अधिकारी दिगंबर सिंह ने बताया कि आरोपी सस्ते स्प्रिट से नकली शराब तैयार कर उसे मशहूर ब्रांड की बोतलों में भरकर सील बंद करते थे और बाद में बाजार में महंगे दामों पर सप्लाई करते थे। उन्होंने कहा कि इस तरह की नकली शराब का सेवन बेहद खतरनाक हो सकता है। इससे आंखों की रोशनी प्रभावित होना, फेफड़ों को नुकसान पहुंचना और यहां तक कि मौत का भी खतरा रहता है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों की लोकेशन पिछले 3 दिनों से ट्रैक की जा रही थी और जैसे ही वे अलवर पहुंचे उन्हें दबोच लिया गया। जब्त किए गए माल और वाहन को सबूत के रूप में जब्त कर लिया गया है और आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम और अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आबकारी विभाग के अनुसार यदि इस नकली शराब की मिक्सिंग और बिक्री बाजार में होती तो सरकार को करीब 24 लाख के राजस्व का नुकसान हो सकता था। इससे पहले भी इस इलिसिट क्षेत्र में नकली शराब पीने से 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसकी जांच जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है। ये लोग कल 2 लोग थे, अवने ये निवासी है यूपी मैनपुरी का और राहुल खान निवासी खैरतल तेजारा का। ये लोग सप्लाई देने आए हुए थे या नकली शराब निर्माण के लिए देने के लिए। इनके पास स्प्रिट मिली है 50 लीटर और अंग्रेजी शराब के जो बोतल हैं उनकी सील और ढक्कन मिले हैं लगभग 3200। ये लोग नकली शराब बनाने के लिए काम में ले रहे थे इसको।
इससे नुकसान पहला तो नकली शराब बनने से जनहानि होने की संभावना रहती है, दूसरा सरकार को रेवेन्यू लॉस होता है, और तीसरे ग्राहक के साथ भी एक धोखा है, उनको नकली शराब मिलती है असली शराब की। ब्रांडेड शराब के व्यापार होते हैं, केवल शराब नकली होती है। शराब नकली होती है। तो ये सर कहाँ से कहाँ लेके जा रहे थे इनको? ये लोग पहले, हमने कुछ दिन पहले एक फैक्ट्री पकड़ी थी, तो अवैध शराब बना रहे थे, तो उन लोगों के ये वो थे, सप्लायर थे, तो उनको ये सप्लाई देने आए थे आज उन्हें, तो मुखबिर की सूचना पर इनको आज गिरफ्तार किया गया। एक सर इससे जैसे आमजन को क्या नुकसान हो सकता है? ज़्यादा फेफड़े भी खराब हो सकते हैं, मर भी सकता है आदमी। हाँ, नकली शराब पे जहरीली और एथेनॉल की जगह इन लोगों को इतनी नॉलेज नहीं होती, मेथेनॉल मिला देते हैं कई बार, तो मृत्यु संभव है व्यक्ति की, रोशनी चली जाती है आंखों की। अच्छा। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर के सबसे बड़े शिशु अस्पताल के विकास पर 8 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये राशि जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट से मंजूर हो गई। सोमवार को केंद्रीय मंत्री व अलवर सांसद भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में मीटिंग हुई, जिसमें 8 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी गई। पिछली बार मुख्यमंत्री ने बजट घोषणा में अलवर के शिशु वार्ड को शिशु अस्पताल बनाने की घोषणा की थी। उसके बाद अब अस्पताल के विकास को लेकर यह राशि दी गई है। मीटिंग में वन राज्य मंत्री संजय शर्मा भी मौजूद थे। मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि दिशा की मीटिंग में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिले आवास, केंद्रीय निधि से बन रहे आरओबी व सड़क, किसान सॉयल हेल्थ कार्ड व सांसद निधि के विकास कार्यों की समीक्षा की गई। अलवर में खेल, स्वास्थ्य, कौशल विकास के क्षेत्र में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। करीब 30 करोड़ के मॉनिटरिंग फंड के प्रस्ताव पास हुए। शिशु अस्पताल के डिपार्टमेंट की बात लंबे समय से थी, जिसके लिए 8 करोड़ रुपए देना मंजूर हुआ है। इसके अलावा गांव व शहरों में खेल में 8 करोड़ रुपए के स्टेडियम व 36 लाइब्रेरी बनी है। केंद्र सरकार की मंशा के अनुसार मॉनिटरिंग फंड का पैसा हाई प्रायोरिटी पर लगाना चाहिए। जिला अस्पताल के शिशु विभाग के अपग्रेडेशन होगा। अस्पताल के शिशु यार्ड में 22 से स्वीकृत बेड के मुकाबले 107 बेड का संचालन किया जा रहा है और रोज 500 मरीजों का भार है। यहाँ 14 बाल रोग विशेषज्ञ और 47 नर्सिंग स्टाफ समिति संस्थानों में 14 बाल रोग विशेषज्ञ और 47 नर्सिंग स्टाफ समिति संसाधनों में काम कर रहे। 2024 के बजट में घोषणा के बाद 100 करोड़ के भवन का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन मंजूरी नहीं मिली। अब डीएमएफटी फंड से इसे आगे बढ़ाने की तैयारी है। 8 करोड़ रुपए क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो पहले शिशु चिकित्सालय के रूप में जाना जाता था, वो शिशु वार्ड था, उसके उन्नयन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बजट घोषणा की गई थी। आज जो डीएमएफटी फंड है, उसमें माननीय सांसद महोदय के दिशा निर्देशानुसार 8 करोड़ का बजट विशेष रूप से अलवर को शिशु चिकित्सालय के उन्नयन के लिए आज डीएमएफटी फंड से मिला है। साथ ही साथ दिशा की जो बैठक आयोजित की गई माननीय सांसद महोदय की अध्यक्षता में, उसमें जो भी विभाग राज्य सरकार से संबंधित हो या सीधे सीधे केंद्र सरकार से संबंधित हो, उस विभागों की समीक्षा की गई और आने वाले समय में जो राज्य की योजना है या केंद्र की योजना है, उस प्रकार वो आम जन तक पहुंचे और उस योजनाओं का लाभ आम जनता को मिले, उसको लेकर के माननीय सांसद महोदय द्वारा, माननीय केंद्रीय मंत्री द्वारा दिशा निर्देशित दिया गया है। और आने वाले समय में जब भी दिशा की बैठक होगी, उन योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। जहां तक आपने अवैध खनन की बात करी, अवैध खनन को रोकने के लिए पुलिस और माइंस विभाग को निर्देशित किया गया है कि वो उचित कदम उठाते हुए कारगर योजना बना करके इस विषय में कार्य करें। आज लगभग 30 करोड़ से ज्यादा राशि के डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग फंड के प्रस्ताव मंजूर किए गए। हमारे संजय जी ने विशेष रूप से अलवर में जो बाल शिशु चिकित्सालय था, एक उसकी डिपार्टमेंट की बात लंबे समय से चल रही थी। डीएमएफटी के माध्यम से 8 करोड़ रुपए उसके लिए दिए गए ताकि एक बहुत अच्छा पेडियाट्रिक वार्ड बने। उसके साथ ही परभणी में रेणी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में जो खेल है, उसको ध्यान में रखते हुए 4.5 करोड़ रुपए के स्टेडियम के निर्माण का विषय भी रखा गया। लगभग 36 से ज्यादा ग्रामीण स्कूलों में ई लाइब्रेरी बनाने का काम किया गया।
3 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रस्ताव जो हमारे सड़क के पीडब्ल्यूडी के हैं, उन प्रस्तावों को स्वीकार किया गया। तो जो भारत सरकार की गाइडलाइन है कि जो मॉनिटरिंग फंड का जो पैसा है वो हाई प्रायोरिटी सेक्टर में लगना चाहिए, उस हाई प्रायोरिटी सेक्टर के सारे प्रस्तावों को सबने मिलकर के मंजूरी दी है। और उसके साथ ही अलवर के बाकी के विषयों को, जल जीवन और स्वच्छता के विषयों को अभी हम दूसरी समीक्षा बैठक में करेंगे, लेकिन माननीय मंत्री जी और हम दोनों ही इस समीक्षा से संतुष्ट हैं। संजय जी, आप लोग बताएं। सर, अवैध खनन को रोकने के लिए भी कोई रणनीति? उसके लिए प्रशासन को मुस्तैदी से कार्रवाई की जा रही है। अभी ये जो प्रस्ताव है, ये विकास कार्यों का प्रस्ताव है। बढ़ते हैं आगे। अलवर अरावली बिहार थाना क्षेत्र में राधा कृष्ण मंदिर से मूर्ति उखाड़ने वाले नाबालिग और उसकी दिमागी मानसिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। परिवार ने दोनों माँ बेटे को रस्सियों से बांधकर घर में करीब 5 लोगों की निगरानी में रखा है ताकि वे किसी और पर हमला न कर सके। परिवार डॉक्टरों से ज़्यादा तांत्रिकों और बाबाओं के चक्कर लगा रहे हैं। परिवार मान रहा है कि किसी ने तांत्रिक विद्या कर दी है। नाबालिग के नाना ने बताया, बच्चा अब बहुत आक्रामक हो गया है, उसे काबू में करना मुश्किल हो रहा है, वह उल्टी सीधी बातें करता है, उसकी माँ भी वैसा ही कर रही है। दोनों के शरीर पर किसी तांत्रिक विद्या का असर है जो उनके दिमाग को प्रभावित कर रहा है। गुरुवार से यह स्थिति शुरू हुई थी जो पहले मामूली थी, लेकिन अब से मंदिर से मूर्ति उखाड़ी गई है, तब से दोनों की हरकतें बढ़ गई है। शनिवार रात करीब 12 बजे दोनों माँ बेटे ने मिलकर बंद कमरे में पिता के कपड़े उतार दिए थे, उसकी छाती पर बैठकर मारने लगे, उसके प्राइवेट पार्ट को भी नुकसान पहुंचाया। जब पिता जोर जोर से चिल्लाने लगा तो परिवार ने मिलकर दरवाज़ा तोड़ा, उसे बाहर निकाला। उसके बाद दोनों माँ बेटे को रस्सियों से बांध दिया गया। इस दौरान दोनों ने पिता की नाक, कान, हाथ और प्राइवेट पार्ट को नोच लिया। घटना में नाना पप सिंह के हाथ भी घायल हो गए हैं। परिवार ने बताया, अब 24 घंटे दोनों पर निगरानी रखनी पड़ती है, कोई भी चैन से नहीं सो पा रहा। दोनों का इलाज डॉक्टरों के साथ साथ तांत्रिकों के पास भी करवाया जा रहा है। राधा कृष्ण मंदिर के पुजारी खुशीराम शर्मा ने बताया, शुक्रवार को नाबालिग बच्चा जिस कृष्ण मूर्ति को उखाड़ कर ले गया था, उसे माँ बेटे ने 11 टुकड़ों में तोड़ दिया था। इसके बाद कृष्ण भगवान के वस्त्रों को भी जला दिया गया। पुलिस ने मूर्ति के सभी टुकड़े कब्जे में लेकर थाने में मुझसे गिनवाए हैं। उल्टी सीधी बातें करता है, ऊट पटांग और कुछ करना। वो हमारी लड़की है, वो भी उसी के साथ है। उनके शरीर में आ जाता है कुछ? उनके शरीर में कोई वैसा सिस्टम है जो मतलब उनको खोपड़ी को बदल देता है, उनके दिमाग को बदल देता है। तो फिर वो उल्टी सीधी हरकत करते हैं? उल्टी सीधी करते हैं। तो ये कब से हो रहा है इनके साथ? ये 4-5 दिन पहले हुआ था। 4-5 दिन पहले क्या हुआ था इनके साथ? वो अचानक ही हो गए थे। हम तो अगले दिन आए, दूसरे दिन बाद में आए थे कोर्ट कासिम से। तो फिर मंदिर की मूर्ति उखाड़ ली? मंदिर की मूर्ति तोड़ दी वो बच्चे ने, कैसे क्या तोड़ी है। और उनसे वो कह भी दिया था हमने पंडित जी से, हम उसका हर्जाना दे देंगे। तो वो मूर्ति तोड़ने के बाद से ज़्यादा हो रहा है? उसके बाद में धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, मतलब 1 दिन पहले 2 दिन पहले ऐसे तो अब जैसे पिता के साथ में क्या किया इन्होंने? इन पिताजी का वो मुंह नोच रखा है सारा, और जो प्राइवेट पार्ट है उस पर भी चोट आ रही है। अब आपने बच्चे को काबू में कैसे कर रखा है, उस बच्चे को, माँ को? अभी तो इलाज करवा रहे जी उनका पैर बांध देते हैं, हाथ बांध देते हैं, पटक 5 आदमी लग जाए ना एक बच्चे के भी तो वो काबू में नहीं आता है। ऐसे ही वो लड़की का हाल है, ऐसे ही बच्चे का हाल है। दोनों को अलग अलग जगह दिखा रहे हैं? हाँ, दोनों को। हाँ, जैसे कोई बताता है वहीं लेके जाते हैं। और हॉस्पिटलों में भी दिखा रहे हैं? हॉस्पिटल में भी करवा रहे हैं इलाज। तो ये जो पिता पे हमला किया है, ये दोनों माँ बेटों ने किया था? हाँ, वो दोनों माँ बेटों ने किया है। वो रात को कमरा बंद करके और इनको भी अंदर ले लिया था, लॉक कर दिया था कमरा को। कितने बजे? ये रात को 12 बजे की बात है। इसके इनके कपड़े उतार दिए? कपड़े उतार दिए, इनके वो छाती पे बैठ के और उनको मारने पीटने लगे। इन शोर किया ना रात को 1:30 बजे, तब हमने वो गेट तोड़ा था जब निकाले थे। क्या देखा था आपने अंदर? वो इनको मार रहे थे छाती पे बैठ कर, दमादम दोनों, हमारी लड़की भी, वो नवासा भी। प्राइवेट पार्ट्स खा गए, काट गए? प्राइवेट पार्ट को भी नुकसान हुआ, मुंह को भी, नाक नोक को, मुंह को टाँके भी आए हैं। कई टाँके आए। अलवर सिविल हॉस्पिटल में इलाज करवाया इनका। देखिए, बहुत तरह के मानसिक रोग होते हैं
और ये जैसा मेरे भी इंफॉर्मेशन मेरे पास भी है कि इस तरीके से अखबार के द्वारा मुझे पता लगा था कि इस बच्चे ने पिताजी के गुप्तांगों को भी काटा, हाथ पैरों को भी काटा और उनको जान से मारने का भी कुछ प्रयास किया गया। ये जहाँ तक बीमारी का सवाल है, एक मानसिक रोग है जिसको पैरानाइड स्किज़ोफ्रेनिया बोलते हैं। पैरानाइड स्किज़ोफ्रेनिया में क्या होता है कि आदमी बहुत ही ज़्यादा शकी हो जाता है, बहमी हो जाता है और उसको हमेशा असुरक्षा की भावना लगी रहती है। उस असुरक्षा की भावना में वो आसपास जितने भी लोगों के ऊपर उसका शक का दायरा फैलता है, उनसे बदला लेने की कोशिश करने लग जाता है, चाहे उसमें माता पिता हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे दोस्त हो, चाहे कभी कभी तो हमने ऐसा देखा गया है कि दुकानदार के ऊपर भी शक हो जाता है तो दुकानदार के ऊपर भी वो वार करने लग जाता है। ये जो आप जो केस बता रहे हो, ये इसी तरीके का है, पैरानाइड स्किज़ोफ्रेनिया। अच्छा, दूसरा चीज़ है कि इसकी माताजी भी इस तरह की हो गई है। तो कुछ ऐसे शेयर्ड पैरानाइड डिल्यूजन्स होते हैं कि अगर एक आदमी घर में पैरानाइड स्किज़ोफ्रेनिया से ग्रसित हो गया है तो प्रीडिस्पोज्ड आदमी अगर कोई दूसरा हुआ तो वो भी उस बीमारी से ग्रसित हो जाएगा, जिसको शेयर्ड पैरानाइड डिल्यूजन्स बोलते हैं। मतलब एक दूसरे के भागीदार बन गए बीमारी के, तो शेयर्ड हो गया वो। तो अब दोनों के दोनों आदमी क्या होंगे कि एक ही तरीके से काम करेंगे और जो इनोसेंट आदमी होगा, निर्दोष आदमी होगा, वो इसमें कभी कभी बलि का बकरा बन जाता है, जैसे यहाँ पे इनके पिताजी बन गए। आपने बहुत दिन पहले देखा होगा कि दिल्ली में एक केस हुआ था जिसमें एक ही फैमिली के लोगों ने सुइसाइड कर ली थी, है ना, और कि जब अपने पिताजी से मिलने के लिए वो स्वर्ग में जाना है, और इसमें करीब करीब वो 6-7 आदमियों ने सुइसाइड करी थी। आखिरी जिस आदमी को ने सबको मोटिवेट किया था उसको लगा कि यार ये तो कुछ नहीं हुआ, तो वो फिर बच गया था। तो ये भी केस उसी तरीके का है, उसमें भी शेयर्ड पैरानाइड डिल्यूजन्स ही थे, एक दूसरे से वो शेयरिंग करते रहते थे अपने गलत कंसेप्ट्स को और वो बीमारी को अंजाम देते रहते थे। तो ये शेयर्ड पैरानाइड डिल्यूजन्स हैं जिसकी वजह से इस तरह की वारदात होती रहती है। इसमें डॉक्टर के ही ही आने से काम चलेगा, लेकिन कि उसका प्रेजेंटेशन ऐसा है तो ये झाड़ फूंक वालों के पास में भी जाने में कसर नहीं छोड़ते हैं। सबसे पहले झाड़ फूंक वाले जाएंगे कि इसे कोई किसी ने कुछ करा दिया है, कोई आत्मा आ गई है, कोई भूत प्रेत आ गया है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा जाते हैं, लेकिन वहाँ इनको कुछ भी हाथ नहीं लगता। या तो पेशेंट अपनी ज़िंदगी से हाथ धो लेता है, या उसके रिश्तेदार ये सोच के चलते हैं कि साहब को भी इलाज करा लिया, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन दवाइयों के द्वारा इसका इलाज है, बहुत अच्छी अच्छी दवाई हैं जो पैरानाइड डिल्यूजन्स को ख़त्म कर देती हैं। डॉक्टर के पास आना चाहिए, डॉक्टर के पास आना चाहिए, बिल्कुल। हर एक, मैं तो सबसे यही कहूँगा कि मानसिक रोग का कोई सा भी अगर आपको कारण लगे, जहाँ झाड़ फूक में जाने की या अंधविश्वासों में जाने की कोशिश कर रहे हो, तो सबसे पहले डॉक्टर के पास आओ। हमारे पास में बहुत सारी चीज़ हैं, और जिनको अपन बहुत दिन पहले से अंधविश्वास मानते थे, झाड़ फूक मानते थे, वो सब बीमारियां हैं, उनका इलाज है और उनके लिए दवाइयाँ भी आ गई हैं। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक ज्वेलर्स व्यापारी ठगी का शिकार होते होते बाल बाल बच गया। रोड नंबर 2 स्थित MS ज्वेलर्स के संचालक दीपक गर्ग ने बताया कि उनके पास खुद को थाना प्रभारी बताने वाले व्यक्ति का फोन आया। कॉल करने वाले ने अपना नाम देवेंद्र थाना प्रभारी सदर बताया। फर्जी थाना प्रभारी ने व्यापारी से कहा कि उसे चांदी के 5 सिक्के चाहिए और उनकी कीमत पूछी। व्यापारी ने बताया कि 5 सिक्कों की कीमत लगभग 8,000 होगी। इसके बाद आरोपी ने फ़ोनपे के जरिए पैसे ट्रांसफ़र करने की बात कही। कुछ देर बाद मोबाइल पर 80,000 ट्रांसफ़र किए जाने का मैसेज आया, जो दरअसल ठगी का एक चालाक प्लान था। आरोपी चाहता था कि व्यापारी झांसे में आकर शेष रकम वापस भेज दे, लेकिन दीपक गर्ग ने सूझबूझ दिखाते हुए रुपए वापस नहीं भेजे और तुरंत मामले की जानकारी पुलिस को दी। उनकी सतर्कता से ठगी की बड़ी वारदात होने से बच गई। व्यापारी दीपक गर्ग ने कहा कि ऐसे ठग अलग अलग तरीकों से व्यापारी वर्ग को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने सभी व्यापारियों से अपील की है कि किसी भी अज्ञात व्यक्ति पर भरोसा न करें, चाहे वह खुद को अधिकारी ही क्यों न बताए। किसी भी संदिग्ध कॉल या ट्रांजैक्शन की तुरंत पुलिस को सूचना दें।
अलवर शहर की जिला परिषद में आज दिशा की अहम बैठक केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और संबंधित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। बैठक का उद्देश्य जिले में चल रही केंद्र व राज्य सरकार की विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना और आमजन से जुड़ी समस्याओं के समाधान पर मंथन करना रहा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने अधिकारियों से कहा कि योजनाओं का लाभ पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना और मनरेगा जैसी योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट मांगी। मंत्री ने कहा कि विकास तभी सार्थक है जब उसका असर सीधे जनता के जीवन स्तर पर दिखाई दे। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यावरण संरक्षण और रोजगार सृजन जैसे मुद्दों पर भी विस्तृत चर्चा की गई। भूपेंद्र यादव ने बताया कि अलवर जिले में विकास की अपार संभावनाएं हैं और केंद्र सरकार इसके लिए हर संभव सहयोग देगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी योजनाओं की समीक्षा रिपोर्ट नियमित रूप से तैयार कर जनता के समक्ष प्रस्तुत की जाए। इस अवसर पर जिला कलेक्टर, जनप्रतिनिधि व विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। पहली दिशा की बैठक का आयोजन किया गया और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड की मॉनिटरिंग कमेटी का बैठक का यहाँ पर आयोजन किया गया। दिशा की बैठक में केंद्र सरकार की योजनाओं को पूरी समीक्षा की गई। जिले में प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत जो आवास दिए गए हैं उनकी समीक्षा की गई। केंद्रीय निधि से जो सड़क और आरओबी बन रहे हैं उनकी समीक्षा की गई। किसानों को जो सॉइल हेल्थ कार्ड दिए जा रहे हैं उसकी समीक्षा की गई। सांसद विकास निधि और अन्य विषय जो हैं उसकी पूरी तरीके से समीक्षा की गई। पिछले दिनों आपने देखा है कि हमारे वन मंत्री संजय शर्मा जी के नेतृत्व में भर्तरी धाम के विकास के प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे पूरा किया गया और अलवर के त्वरित विकास के लिए जो खेल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के क्षेत्र में, कौशल विकास के क्षेत्र में अलवर को हम एक अच्छे स्थान पर लिए जाए, उसके लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और अलवर सांसद भूपेंद्र यादव ने सोमवार को मिनी सचिवालय अलवर में जल परियोजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले में चल रही पेयजल, नहरी और शहरी जलापूर्ति योजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई। मंत्री यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक परियोजना समयबद्ध रूप से पूर्ण हो ताकि आम जनता को स्वच्छ पेयजल की सुविधा मिल सके। उन्होंने जल संरक्षण और पुनर्भरण पर भी जोर देते हुए कहा कि सरकार की हर योजना का अंतिम लाभ आम नागरिक तक पहुंचना चाहिए। इसके बाद स्वच्छता अभियान और उद्यान सौंदर्यीकरण समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में शहर की स्वच्छता व्यवस्था, कचरा प्रबंधन, सार्वजनिक पार्कों के सौंदर्यीकरण और वृक्षारोपण कार्यों की समीक्षा की गई। मंत्री यादव ने कहा कि स्वच्छता केवल अभियान नहीं बल्कि जन आंदोलन बनना चाहिए। उन्होंने नगरपालिका और पंचायत प्रतिनिधियों को निर्देश दिए हैं कि हर वार्ड और ग्राम स्तर पर नियमित सफाई सुनिश्चित की जाए। इन दोनों बैठकों में राज्य के वन मंत्री संजय शर्मा, जिला प्रमुख बलबीर सिंह छिल्लर, नगर निगम और जिला प्रशासन के अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने अपने अपने विभागों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। मंत्री यादव ने अधिकारियों को जनता से सीधा संवाद बनाए रखने और हर योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाने के निर्देश दिए। आज अभी 2 बैठकों का आयोजन यहाँ पर हुआ है। पहली दिशा की बैठक का आयोजन किया गया और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड की मॉनिटरिंग कमेटी का बैठक का यहाँ पर आयोजन किया गया। दिशा की बैठक में केंद्र सरकार की योजनाओं को पूरी समीक्षा की गई। जिले में प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत जो आवास दिए गए हैं उनकी समीक्षा की गई। केंद्रीय निधि से जो सड़क और आरओबी बन रहे हैं उनकी समीक्षा की गई। किसानों को जो सॉइल हेल्थ कार्ड दिए जा रहे हैं उसकी समीक्षा की गई। सांसद विकास निधि
और अन्य विषय जो है उसकी पूरी तरीके से समीक्षा की है। पिछले दिनों आपने देखा है कि हमारे वन मंत्री संजय शर्मा जी के नेतृत्व में भर्तरी धाम के विकास के प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे पूरा किया गया और अलवर के त्वरित विकास के लिए जो खेल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के क्षेत्र में, कौशल विकास के क्षेत्र में अलवर को हम एक अच्छे स्थान पर लिए जाएं, उसके लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। आज लगभग 30 करोड़ से ज्यादा राशि के डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग फंड के प्रस्ताव मंजूर किए गए। हमारे संजय जी ने विशेष रूप से अलवर में जो बाल शिशु चिकित्सालय था, एक उसकी डिपार्टमेंट की बात लंबे समय से चल रही थी। डीएमएफटी के माध्यम से 8 करोड़ रुपए उसके लिए दिए गए ताकि एक बहुत अच्छा पेडियाट्रिक वार्ड बने। उसके साथ ही परभणी में, रैणी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में जो खेल है उसको ध्यान में रखते हुए 4.5 करोड़ रुपए के एक स्टेडियम के निर्माण का विषय भी रखा गया। लगभग 36 से ज़्यादा ग्रामीण स्कूलों में ई लाइब्रेरी बनाने का काम किया गया। 3 करोड़ रुपए से ज़्यादा के प्रस्ताव जो हमारे सड़क के पीडब्ल्यूडी के हैं उन प्रस्तावों को स्वीकार किया गया। तो जो भारत सरकार की गाइडलाइन है कि जो मॉनिटरिंग फंड का जो पैसा है वो हाई प्रायोरिटी सेक्टर में लगना चाहिए, उस हाई प्रायोरिटी सेक्टर के सारे प्रस्तावों को सबने मिलकर के मंजूरी दी है और उसके साथ ही अलवर के बाकी के विषयों को, जल जीवन और स्वच्छता के विषयों को अभी हम दूसरी समीक्षा बैठक में करेंगे। लेकिन माननीय मंत्री जी और हम दोनों ही इस समीक्षा से संतुष्ट हैं। संजय जी, आप लोग अलवर राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सोमवार को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव को अनुलेखक अभ्यर्थियों ने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में अभ्यर्थियों ने 25 सितंबर 2025 को हुई परीक्षा के बाद से अब तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर गंभीर चिंता व्यक्त की। अभ्यर्थियों ने बताया कि लंबे समय से परीक्षा परिणाम घोषित होने के बावजूद दस्तावेज सत्यापन और नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है, जिससे हजारों युवाओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि परिणाम जारी होने के बाद कई बार विभाग से संपर्क करने पर भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इस कारण अभ्यर्थी मानसिक तनाव और आर्थिक संकट झेल रहे हैं। ज्ञापन में यह मांग की गई कि अनुलेखक पद पर शीघ्र नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण की जाए ताकि बेरोजगार युवाओं को न्याय मिल सके। अभ्यर्थियों ने बताया कि वे वर्षों से तैयारी कर रहे हैं और अब देरी के चलते उनका धैर्य टूटता जा रहा है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को सौंपे गए इस ज्ञापन पर चयनित अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर किए गए, जिनमें अंशुल शर्मा, गोविंद सिंह मीणा, हेमंत चौधरी, रवि शर्मा, अशरफ, दीपक सहित कई अभ्यर्थी शामिल थे। उन्होंने कहा कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो राज्य भर में आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। अभ्यर्थियों ने उम्मीद जताई कि केंद्रीय मंत्री इस विषय को गंभीरता से लेकर राजस्थान सरकार से वार्ता कर शीघ्र नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करवाने का प्रयास करेंगे, जिससे युवाओं को राहत मिल सके। हम कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती के चयनित अभ्यर्थी हैं और हमारा 25 सितंबर 2025 को हमको बधाई पत्र मिल चुके हैं, लेकिन अब तक आज दिनांक तक हमारा कोई भी शेड्यूल जारी नहीं हुआ है काउंसलिंग को लेकर। डिपार्टमेंट ने 31/10/2025 का हमें अवगत कराया था कि 31/10/2025 को आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अब तक ऐसा कुछ भी प्रारूप हमारे पास नहीं आया है जिससे हमें ये संतुष्टि हो सके कि हमारी काउंसलिंग प्रारंभ है या हमें ज्वाइनिंग मिल जाएगी। इसके लिए ही हम माननीय मंत्री जी भूपेंद्र यादव जी, जो अपने केंद्रीय पर्यावरण एवं वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं एवं सांसद हैं अलवर के, उनको ज्ञापन सौंपकर ये अवगत कराना चाहते हैं कि जो आपकी सरकार है वो हमको कब तक ज्वाइनिंग देगी। जिस आपने जैसे ही हमें बधाई पत्र दिया था ऐसे ही हमें नियुक्ति पत्र चाहिए, ज्वाइनिंग लेटर चाहिए। तो वो प्रक्रिया कब से जल्दी कब पूर्ण होगी, इसके बारे में हम जानकारी। भैया नाम क्या आपका? देशराज जी बताइए। जो हमारे साथ की जो भर्तियां हैं उनमें जो LDCA, पशु परिचर्या, JNA, सूचना सहायक आदि जो भर्तियां हैं उन सभी को हमारे साथ में बधाई पत्र मिला था और उनको ज्वाइनिंग दे दी जा चुकी है, लेकिन अभी तक हमें सिर्फ आश्वासन मिला है, लेकिन नियुक्ति पत्र से संबंधित कोई भी हमें जो पुख्ता जो जानकारी वो नहीं दी गई है कहीं से भी। तो इस मामले में हम माननीय मंत्री जी को ज्ञापन देने आए हैं
और हमें उम्मीद है कि सुनवाई होगी और देखते हैं अभी आगे क्या होता है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। राजगढ़ आवाज मंच के बैनर तले कस्बे वासियों ने सोमवार को स्वीकृत हुए केंद्रीय विद्यालय को राजगढ़ में खोले जाने को लेकर राजगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में 2 महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में एसडीएम सीमा मीना को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा, अवगत कराया। राजगढ़ आवाज मंच के सदस्य मुकेश जयमन ने बताया कि राजगढ़ विकास के पथ पर निरंतर पिछड़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति में राजगढ़ के लिए स्वीकृत केंद्रीय विद्यालय को हर हाल में राजगढ़ उपखंड में ही खोला जाए। राजगढ़ उपखंड के लिए विगत 2021 में केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत किया गया था, उसके लिए जमीन देखने का काम चल रहा था। इस दौरान रैणी क्षेत्र के दलालपुरा में विद्यालय ले जाने की बात हुई है, जिसको लेकर राजगढ़ की जनता में भारी आक्रोश है। इसको लेकर राजगढ़ आवाज मंच के बैनर तले मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम सीमा मीना को ज्ञापन सौंपा था, जिस पर दौरान उपखंड अधिकारी द्वारा राजगढ़ एसडीएम की ओर से नगरपालिका क्षेत्र में भूमि के लिए सुझाव मांगे थे। इसको लेकर सोमवार को राजगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय के लिए 2 महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर अवगत कराया है। राजगढ़ उपखंड के लिए केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत किया गया था विगत सन 2021 में, उसके लिए जमीन देखने का काम चल रहा था, किंतु वहाँ जो गोविंदपुरा में पूर्व में जमीन देखी गई थी, उसमें कोई आपत्ति आने के कारण उस विद्यालय को, जैसा कि जानकारी में आया है कि दलालपुरा रैनी क्षेत्र में ले जाने की बात शुरू हुई है, जिसका राजगढ़ की जनता में आक्रोश है। हमने अभी कुछ दिन पूर्व उपखंड अधिकारी महोदय को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी दिया था, तब उन्होंने हमें कहा था कि आप हमें जमीन के बारे में सुझाव दिए। आज हमने उपखंड राजगढ़ के नगरपालिका क्षेत्र में ही 2 महत्वपूर्ण जमीनों के लिए लिखित में जिला कलेक्टर महोदय के नाम उपखंड अधिकारी महोदय राजगढ़ को ज्ञापन दिया है। खसरा नंबर 1153 जो राजगढ़ कस्बे के अंदर है, महलबाग के नाम से जाना जाता है। इस खसरे में से पूर्व में प्यारेलाल स्कूल के नाम जमीन अलॉट हो चुकी है। तकनीकी रूप से उस खसरे में केंद्रीय विद्यालय खोलने में कहीं कोई बाधा नहीं है। 160 यानी कि लगभग 6.5 बीघा जमीन वो है। इसके अलावा खेल मैदान जो प्यारेलाल स्कूल का है, उसमें से एक खसरा नंबर 1285 बटा कुछ करके है, वो 0.92 हेक्टेयर है। यूँ करके टोटल लगभग 10 बीघा जमीन केंद्रीय विद्यालय के लिए नगर पालिका क्षेत्र में ही उपलब्ध है और तकनीकी रूप से उस भूमि में केंद्रीय विद्यालय खोलने में और आवंटित होने में कहीं कोई बाधा नहीं है। और राजगढ़ के उपखंड के लिए, नगर पालिका क्षेत्र के लिए सबसे श्रेष्ठ ऑप्शन उसका हमने आज लिखित में उपखंड अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया। आज बुलेटिन में इतना ही। दिन भर की खास खबरों के लिए देखते रहिए A24 न्यूज और अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।